साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और मैं लेकर के हाजिर हूं आपके लिए आपके सामान्य हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट वीडियो। जी हां, हम पढ़ रहे हैं संज्ञा से अवयव तक, लेकिन संज्ञा से अवयव तक जब हम पढ़ेंगे लगातार तो इसके बीच में हमें लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु आज हम बात करेंगे लिंग अर्थात जेंडर के विषय में। आइए जानते हैं। साथियों, संज्ञा का जो रूप है उसमें जो परिवर्तन होता है वह लिंग, वचन और कारक के अनुरूप होता है। ध्यान रखें आप कि पूछा जा सकता है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके अनुरूप होता है? लिंग, वचन, कारक, इन तीनों के अनुरूप होता है। या पूछ सकता है चार विकल्प देकर के कि निम्नलिखित में से किसके अनुरूप परिवर्तन संज्ञा के रूप में नहीं होता। तो आप ध्यान रखें, ये तीनों महत्वपूर्ण भाग हैं संज्ञा के रूप परिवर्तन के लिए। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे लिंग अर्थात जेंडर के विषय में। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। और यह भी कहा जा सकता है कि हिंदी व्याकरण में वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए लिंग कहलाता है। अर्थात क्या उपयोग है जेंडर का? तो लिंग के द्वारा किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, सब बच्चे इसमें ज्यादातर जानते हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं। पूछा जाता है कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं? तो हिंदी में दो प्रकार के लिंग हैं, नंबर एक पुल्लिंग और नंबर दो स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के विषय में हम आगे जाने उससे पहले हमें जानना चाहिए, एक प्रश्न आएगा कि बताइए हिंदी व्याकरण में लिंगों का निर्धारण कितने आधारों पर किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सवाल ध्यान से सुनते रहें। हिंदी में लिंगों का निर्धारण कितने आधारों पर किया गया है? तो साथियों, यह तीन आधारों पर लिंगों का निर्धारण किया गया है। नंबर एक है रूप के आधार पर, नंबर दो प्रयोग के आधार पर और नंबर तीन अर्थ के आधार पर। हिंदी में लिंग निर्धारण नंबर एक रूप के आधार पर, नंबर दो प्रयोग के आधार पर और नंबर तीन अर्थ के आधार पर किया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रूप के आधार पर, और इसी पे विशेष चर्चा हमारी अब होने वाली है। तो लिंग का अर्थ है चिन्ह, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है। बहुत कम, इसमें कुछ ज्यादा इतना जानने का नहीं है। और हिंदी में दो प्रकार के लिंग हैं, नंबर एक पुल्लिंग और नंबर दो स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग जानेंगे उससे पहले यहां बोर्ड पर लिखे हुए शब्दांत से पता लगता है जेंडर का। शब्दांत, तोड़िएगा शब्द को, शब्द प्लस अंत अर्थात शब्दांत। शब्दांत से पता लगता है शब्द का कि वह पुल्लिंग है या वह स्त्रीलिंग है। अब यह शब्दांत के अनुसार कितने हैं? चार प्रकार के हैं, जैसे कि नंबर एक है अकारांत, नंबर दो आकारांत, देखिएगा ध्यान से सुने, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत। ये छोटी ई, ये बड़ी ई। जो छोटी ई है वो इधर से चढ़ेगी और जो बड़ी ई है वो इधर से चढ़ती है। ठीक है, इकारांत और ईकारांत। अब ये अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत क्या है? इनमें आप अंतर समझें। किसी भी शब्द के अंत में, जैसे ये मैं, अब इस शब्द का जो अंत हुआ है वो ए पे हुआ या आ पे हुआ, ये बताइएगा। किसी भी, जैसे हम कहें राम, तो जो हिंदी वर्णमाला जिसने पढ़ी होगी वो जानता है कि जो मैं है वो मैं हलंत और प्लस ए, इससे मिलकर के बना है। तो जो इस शब्द का अंत हुआ वो किस पे हुआ? ए पे अनार, ऐसे हुआ। तो ऐसे अंत हुआ तो यह हुआ अकारांत। इसी प्रकार से सूर्य, जो अंत होगा वो ए पे होगा तो यह भी क्या होगा? अकारांत। क्रोध, ए, धैर्य जब बनाएंगे, हिंदी वर्णमाला सब जानते हैं, नहीं जानते तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएं और संपूर्ण हिंदी में जो वर्णमाला चैप्टर है वो पढ़ें। वहां बताया गया है कि किसी भी एक अक्षर का निर्माण कैसे वर्णों से होता है। वर्णमाला जरूर पढ़ें, उसी से ज्ञान होगा आपको ये। तो इसका जो अंत है वो ए पे हुआ तो यह अकारांत की श्रेणी में है। इसका भी ए पे हुआ तो अकारांत की श्रेणी में है। यहां देखिएगा, यहां जो शब्द का अंत है वो किस पे है? आ। चीता, तो आ आया बाद में, तो आ आया तो यह आकारांत है। अर्थात जिस शब्द का अंत जिस वर्ण पे हो,
ए पे हो तो अकारांत, आ पे हो तो आकारांत, छोटी ई से हो तो इकारांत और बड़ी ई से हो तो ईकारांत। समझने वाला समझ गया होगा कि जिस शब्द का अंत जिस स्वर से होगा वह उसी प्रकार उसी श्रेणी में रख दिया जाएगा। अकारांत शब्द का अंत किस पे होता है? ए पे। आकारांत शब्द का अंत किस पे होता है? आ पर। इकारांत शब्द का अंत किस पे होता है? ई पर। और ईकारांत बड़ी ई पे अंत होगा। आप देख भी रहे होंगे जैसे कि हाथी है, दही है, पानी है। अब आदि ऐसे ही लिख दिया गया, आदि का मतलब है एक्सेट्रा, आदि इत्यादि। आप ये कभी से हो सके आदि का तो छोटी से हो रहा है, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो जैसे कपड़ा आपे हुआ, घोड़ा आपे हुआ, घड़ा आ से हुआ तो आकारांत में आ गया है। ये ऐसे हैं। तो अब आपको यहां समझ में आ जाना चाहिए कि अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत इन चारों में क्या तात्पर्य है, क्या अंतर है और किस प्रकार से किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण द्वारा हम पता करते हैं, शब्दांत से पता करते हैं कि शब्द किस श्रेणी का है। ठीक है, ये रूप के आधार पे अब हम पढ़ते हैं कि जो पुल्लिंग के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है कि पुल्लिंग कौन से होते हैं। तो प्राय तो जो अकारांत हैं और आकारांत हैं ये होते हैं पुल्लिंग। ध्यान रखें, ध्यान से सुने, मैं लिख नहीं रहा हूं, जो सुनेगा वो कर लेगा। अकारांत और आकारांत ये होते हैं पुल्लिंग। इकारांत और ईकारांत ये दोनों होते हैं स्त्रीलिंग सामान्यतः है, परंतु यहाँ एक्सेप्शन बहुत हैं, हिंदी में अपवाद बहुत हैं। अपवाद ही पूछा जाएगा, वो पूछेगा कि बताओ ऐसा कौन सा इकारांत शब्द जो पुल्लिंग है। तो अब आप यहां विस्तार से पढ़ेंगे, देखिएगा। राम पुल्लिंग है, सूर्य पुल्लिंग है, क्रोध पुल्लिंग है और समुद्र पुल्लिंग है। ये अकारांत शब्द है जो पुल्लिंग है। ऐसे ही आकारांत में देखिएगा। लेकिन यदि आप जब तक किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हमें जेंडर का पता नहीं लगेगा। जैसे आप मान के चलें, आपको कहा जाए दीवार, दीवार गिर गई या दीवार गिर गया, सही है दीवार गिर गई तो स्त्रीलिंग है। पंखा गिर गई गलत हो गया, पंखा गिर गया पुल्लिंग है। वृक्ष गिर गई नहीं, गलत हो गया, वृक्ष गिर गया पुल्लिंग है। जो लड़के की तरह, जो पुरुष की तरह कार्य करेगा वाक्य, वो पुल्लिंग होगा और जो स्त्री की तरह करेगा वो स्त्रीलिंग होगा। अब आप जैसे कह सकते हैं कि पेंसिल गिर गया, नहीं, वाक्य होना चाहिए पेंसिल गिर गई तो पेंसिल स्त्रीलिंग है। और हम कहें पेन गिर गई, अब गलत है, होना चाहिए पेन गिर गया तो पेन पुल्लिंग है। यहां आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट, जो वाक्य, जो कथन पुरुष की तरह जाए वो पुल्लिंग और जो स्त्री की तरह जाए वो स्त्रीलिंग। आप स्वयं इसको बना के देखेंगे किसी भी चीज को। जैसे हम कहें कि मोबाइल टूट गई, सही है? नहीं, क्या होना चाहिए? मोबाइल टूट गया अर्थात पुल्लिंग है। देखिए अब आकारांत शब्द देखें जो पुल्लिंग है। चीता, घोड़ा, अब चीता दौड़ा, घोड़ा, कपड़ा, कपड़ा खरीदा या कपड़ा खरीदी, कपड़ा खरीदा अर्थात ये पुल्लिंग है। घड़ा फूट गई, घड़ा फूट गया अर्थात ये पुल्लिंग है। लेकिन क्या सभी आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं? नहीं होते हैं। अब आएगा एक्सेप्शन। अब अपवाद स्त्रीलिंग में देखो आप, लता, लता गिर गया, गलत हो गया, वाक्य होना चाहिए लता गिर गई अर्थात लता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, गिर गई। लेकिन बाद में तो आ रहा है तो ये तो आकारांत हुआ। अभी तो आप ये कह रहे थे जी कि आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। ये वो आकारांत शब्द हैं जो स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो आकारांत पुल्लिंग भी होता है, आकारांत स्त्रीलिंग भी होता है। इसी प्रकार इकारांत और ईकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, लिखे हुए हैं बोर्ड पर। रमा स्कूल गया, सही वाक्य नहीं है, सही वाक्य बनेगा रमा स्कूल गई अर्थात रमा लड़की है, तो यह स्त्रीलिंग होना चाहिए। अब आकारांत और अकारांत का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो खत्म हो गया। कहने का मतलब आपको स्टेटमेंट आना चाहिए, आप कथन में रख के देखें और वाक्य में प्रयोग करेंगे, आपको निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इकारांत का पुल्लिंग देखिएगा, कवि, कपि और रवि है तो इकारांत, छोटी ई लगी हुई है, परंतु पुल्लिंग है। कवि ने, अब क्या कहेंगे, जैसे कहें कि कवि गिर गई, नहीं, कवि गिर गई नहीं होता, कवि गिर गया, अब ठीक है। तो कवि यह पुल्लिंग शब्द है, वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। कपि माने वैसे भी बंदर होता है,
कपि उछल कूद करती है, नहीं, कपि उछल कूद करता है, तो कपि जो है वो यहाँ पुल्लिंग होगा। तो ये वो इकारांत शब्द लिखे हुए हैं जो पुल्लिंग है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इकारांत में। जैसे हाथी, दही, दही तो सबके सब यही कहते हैं जी स्त्रीलिंग है। दही बिखर गई, नहीं, मैंने दही खाई, नहीं, सही शब्द है मैंने दही खाया, दही बिखर गया, बाजार से दही खरीदी, नहीं, दही खरीदा। लेकिन हमारी आम बोलचाल की जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें हम दही का प्रयोग स्त्रीलिंग की तरह करते हैं, लेकिन दही वास्तव में पुल्लिंग शब्द है, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये जो शब्द है दही, पानी, हाथी, ईकारांत होते हुए भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां स्त्रीलिंग में, अब प्राय तो इकारांत और ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अभी हमने पुल्लिंग में भी पढ़े हैं। तो प्राय कुछ नहीं होता है, आपको जब तक वाक्य में प्रयोग करना नहीं आएगा जब तक आप नहीं सीखेंगे। लता, रमा, ममता, राधा सभी लड़कियां हैं, स्त्रीलिंग हैं आकारांत। इकारांत देखें, रीति, तिथि, तिथि सुझाया या तिथि सुझाई, तिथि सुझाई अर्थात इकारांत शब्द, छोटी ई लगी हुई है अंत में और यह स्त्रीलिंग है। हानि हो गया, नहीं, हानि हो गई, तो यह हानि भी जो है इकारांत है और स्त्रीलिंग है। इकारांत में देखें आप, नदी, बड़ी ई लगी हुई है, तो नदी इकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है। मैंने रोटी खाया, रोटी खाया नहीं, रोटी खाई, खाई तो स्त्रीलिंग है और इकारांत है। अब आपको अकारांत, आकारांत, इकारांत और इकारांत तो समझ में आ गया कि शब्द का अंत देखना है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मैंने टोपी खरीदी, तो यह भी एक स्त्रीलिंग शब्द हुआ। यह हम जो पढ़ रहे हैं यह सभी रूप के आधार पर है। ठीक है, तो इसमें जब जेंडर परिवर्तन होता है, लिंग परिवर्तन में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो लगातार परीक्षाओं में आते रहे हैं, लोअर पीसीएस में, अपर पीसीएस में, अन्य सभी वो यहाँ लिखे हुए हैं, यही हैं और आपको इससे कठिन कुछ नहीं मिलेगा, यही आते हैं। ज़्यादातर तो विद्वान और साधु, महान ये आते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा जो जेंडर है वो अलग रूप से बनता है। यहाँ लिखे हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड हैं। जैसे कवि, कवि का होगा कवयित्री, और कवयित्री में लिखने का आप देख लीजिएगा, इसमें वो ज़्यादा आता है जो वर्तनी बोलते हैं, वर्तनी देते हैं छांटने के लिए कि कौन सा कवयित्री ठीक लिखा हुआ है। तो देखिए कवयित्री ऐसे लिखा जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी। लेकिन देगा कैसे वाक्य में, ये कहेगा, मान लीजिएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी अपने समय की एक विद्वान महिला थीं। इंदिरा गांधी विद्वान महिला थीं। अब आप बताइए, इंदिरा गांधी और महिला, यानी कि हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, और जो विद्वान शब्द है वाक्य सुनने में लगेगा कि जैसे बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन आप विद्वान का जो प्रयोग है वो पुरुष के लिए कर सकते हैं, पुल्लिंग के लिए कर सकते हैं, ना कि स्त्रीलिंग के लिए। हमें यहाँ विदुषी लगाना पड़ेगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी विदुषी महिला थीं, ना कि विद्वान। तो वाक्य में जब प्रयोग होगा देखने में लगेगा सही है, लेकिन आपको प्रयोग करना है थोड़ा सा, और ध्यान रखना है कि विदुषी एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसी का प्रयोग हम स्त्री के साथ कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे, भारत माता की महान कृपा हुई, नहीं, भारत माता अर्थात आप स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, कृपा आप स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। आप हम कह सकते हैं भारत माता की महती कृपा हुई। यहाँ जो महती शब्द है, महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होगा, तो अर्थात हमें महती का प्रयोग करना होगा। वाक्य प्रयोग में लगेगा जैसे ठीक है, लेकिन आपको समझना है, यही हिंदी है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी। भिक्षु भिक्षुणी, नेता नेत्री, ये वो शब्द हैं जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनका प्रयोग होता है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, और जो हमारा चैप्टर है ये लिंग निर्धारण का, इसके द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं साथियों। अपने आप इंद्र, इंद्राणी, अच्छा बालक, बालिका, और आपने सुना होगा बाला। जो बाला है वह किसका, बाल, बाला, बाल, बाल, ग्वाल, अर्थात बाल का प्रयोग होगा लड़के के लिए, बाला का प्रयोग होगा लड़की के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा जरूर देखना है कि किस प्रकार से हम लिंग परिवर्तन के द्वारा संज्ञा में महत्वपूर्ण एक रूप परिवर्तन को पढ़ते हैं। तो आपको यह जरूर पढ़ना है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में वचन को लेकर के। दीजिएगा अनुमति, और वीडियो बताएं जरूर कैसी लगी। सब्सक्राइब कर दें चैनल, लाइक करें। जय हिंद,
जय भारत।